गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के 5th डे में आए हैं और आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। किंतु इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले पिछला चैप्टर जो हमने शुरू किया था, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग तथा मांग की लोच, लगभग हो गया है। उसका एक क्वेश्चन बाकी था, वह क्वेश्चन कराते हुए हम आएंगे प्रोडक्शन फंक्शन पर, उत्पादन फलन पर। लिखिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। इसमें लिखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु के गुण या प्रकृति। नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु के गुण या प्रकृति। लिखो, नेचर ऑफ कमोडिटी इज ऑल्सो इफेक्टेड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वस्तु की प्रकृति का प्रभाव मांग की लोच पर पड़ता है। वस्तु की प्रकृति का प्रभाव मांग की लोच पर पड़ता है। इट मीन्स, अर्थात अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग बेलोचदार। इट मीन्स द डिमांड ऑफ नेसेसरीज आर इन इलास्टिसिटी। अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग क्या होती है? बेलोचदार होती है। कॉमा, आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। द डिमांड ऑफ कंफर्ट्स इज इलास्टिक एंड द डिमांड ऑफ लग्जीरियस तथा विलासिता की वस्तुओं की मांग द डिमांड ऑफ लग्जीरियस कमोडिटीज इज परफेक्ट इलास्टिसिटी, अधिक लोचदार होती है। सेकेंड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। You know the meaning of substitute goods? स्थानापन्न वस्तु, शुगर एंड गुड़, शक्कर की जगह पर गुड़ का उपयोग, यूज ऑफ गुड़ इन प्लेस ऑफ शुगर, क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट हो गया उसका। शक्कर का भाव बढ़ जाएगा तो लोग गुड़ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। चाय एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, ऐसे ही देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। लिखो, जिन वस्तुओं की अनेक स्थानापन्न वस्तुएं होती है, दोज आर्टिकल्स इन विच सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल जिन वस्तुओं की अनेक स्थानापन्न वस्तुएं होती है, उनकी मांग, देयर डिमांड इज परफेक्ट इलास्टिसिटी, उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। एंड दोज आर्टिकल्स who have no substitute,
जिन वस्तुओं की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होती, देयर डिमांड इज इन इलास्टिसिटी, उनकी मांग बेलोचदार होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इज इंक्रीजेस, यदि कॉफी का मूल्य बढ़ जाता है, देन पर्सन्स आर कन्वर्टेड टू यूज टी, तो लोगों के द्वारा चाय का उपयोग प्रारंभ कर दिया जाता है। जिससे कि कॉफ़ी की मांग कम हो जाती है, फॉर विच द डिमांड ऑफ कॉफ़ी इज रिड्यूस्ड। देर आर नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ साल्ट, नमक का कोई स्थानापन्न नहीं होता। देन देयर डिमांड इज इन इलास्टिसिटी, तो उसकी मांग क्या रहती है? बेलोचदार होती है। साल्ट कितना ही महंगा हो जाए तो भी उतना ही, एक चम्मच डलेगा तो खाने में एक चम्मच ही डलेगा, सस्ता हो जाए फ्री में भी मिलेगा तो भी एक चम्मच डलेगा, ठीक है। उसकी डिमांड कांस्टेंट रहती है, बेलोचदार रहती है, इनइलास्टिसिटी रहती है, ठीक। तीसरा पॉइंट लिखिए, जॉइंट डिमांड, संयुक्त मांग। सम आर्टिकल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती है। इट मीन्स डिपेंड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। सम आर्टिकल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ वस्तुएं पूरक होती है, एक दूसरे की पूरक होती है, विच आर डिपेंड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, पेन और स्याही, कार एंड पेट्रोल, कार तथा पेट्रोल आदि। देयर डिमांड इज इन इलास्टिसिटी, इनकी मांग बेलोचदार होती है। अगला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर्स हैबिट्स, उपभोक्ता की आदत का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर्स हैबिट, उपभोक्ता की आदत का प्रभाव। If consumer have habit to use particular article, यदि किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु की के उपयोग की आदत बन जाती है, then the demand will be inelasticity, तो उसकी मांग क्या रहेगी? बेलोचदार रहेगी। फॉर एग्जाम्पल वाइन, शराब, सिगरेट एसेट्रा आदि, इनकी जिसको हैबिट बन गई है, फिर भाव कितने भी हो, कम ज़्यादा हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिमांड कंटिन्यू कांस्टेंट रहती है ना। अगला, यूज़ ऑफ कमोडिटीज़, वस्तु का प्रयोग, यूज़ ऑफ कमोडिटी। दोज आर्टिकल्स, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। दोज आर्टिकल्स विच आर यूज इन वेरियस वर्क्स,
देयर डिमांड इज मोर इलास्टिसिटी, उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। देयर डिमांड इज परफेक्ट इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, मोर इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, कोल, कोयला, गैस सिलेंडर एसेट्रा, गैस सिलेंडर आदि। ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी के भाव बढ़ गए तो अपन कोल से यूज़ कर लेते, इलेक्ट्रिसिटी के भाव कम हो गए तो हम फिर गैस यूज़ करना गैस की जगह पर हीटर पे खाना बना सकते हैं, ऐसा। तो इसकी डिमांड क्या रहती है, मोर इलास्टिसिटी रहती है, अधिक लोचदार रहती है, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होते हैं। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंज्यूमर, इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ कंज्यूमर इज आल्सो अफेक्टेड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति मांग की लोच को प्रभावित करती है। जनरली द डिमांड ऑफ रिच पर्सन्स आर इन इलास्टिसिटी, सामान्यतः अमीरों की मांग बेलोचदार होती है। बहुत पैसा है, भाव बढ़ भी गए तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जितनी डिमांड है उतनी रहती है। एंड द डिमांड ऑफ पुअर्स, और गरीबों की मांग अधिक लोचदार होती है, मोर इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टाइम, समय का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टाइम, समय का प्रभाव। Time has also affected the elasticity of demand. मांग की लोच पर समय का प्रभाव पड़ता है। The increase or decreasing the price of an article, किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि उसकी मांग पर तत्काल प्रभाव नहीं डालती। The increase or decrease the price of an article is immediately not affected on the demand. If the time is short, यदि समय कम है, then demand will be inelastic। यदि समय कम है तो मांग बेलोचदार होगी। If the time is more, यदि समय अधिक है, then demand will be more elasticity, तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। अब नया चैप्टर शुरुआत हो रही है हमारी, प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। अब ये उत्पादन फलन है क्या चीज़? देखो, प्रोडक्शन फंक्शन दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोडक्शन प्लस फंक्शन। तो पहले हम करते हैं, पहला प्रश्न लिखिए इसमें, उत्पादन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? उत्पादन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? आंसर लिखिए।
द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट is called production. Manufacturing of an article or product is called production. बेटा साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन से आशय किसी वस्तु के निर्माण से होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन से आशय किसी वस्तु के निर्माण से होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल is called production. In general, the manufacturing of article is called production. But it is a universal truth. किंतु यह एक सर्वमान्य सत्य है कि but it is a universal truth that person cannot manufacture any product or cannot spoil the product. यह सर्वमान्य सत्य है कि व्यक्ति न तो किसी पदार्थ का निर्माण कर सकता है और न ही उसे नष्ट कर सकता है। Person can change the shape and size and increase the utility. व्यक्ति वस्तु का स्वरूप बदलकर उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर सकता है, उपयोगिता बढ़ा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेलर cut the cloth and increase in the utility of cloth. टेलर द्वारा कपड़े को काट पीट कर उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी जाती है। जो क्लॉथ मेकर होते हैं ना, क्लॉथ मेकर मेक द क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड। मालूम है, ये जो कपड़ा बनाने वाले सूत से कपड़ा बनाते हैं, धागे से। पर पहले वो क्या करते हैं, दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक द थ्रेड फ्रॉम कॉटन। सबसे पहले वो कपास से धागा बनाते हैं, thereafter they make the cloth by the help of thread, और फिर उस धागे की सहायता से वो कपड़ा बनाते हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, दे चेंज द शेप एंड साइज। दे नॉट प्रोड्यूस कॉटन, उन्होंने कपास नहीं लगाया। ये क्या किया उन्होंने, कपास तो नेचुरल है ना, प्राकृतिक है, उसकी उपयोगिता में परिवर्तन किया, उपयोगिता बढ़ाई। किससे, कपास को धागे के रूप में लाके, धागे को कपड़े के रूप में लाके, ठीक है ना। ऐसे ही है, लिखो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, पैराग्राफ चेंज करके। उत्पादन का अर्थ, प्रोडक्शन मीन्स आर्थिक उपयोगिता का निर्माण करना। मैन्युफैक्चरिंग द इकोनॉमिक यूटिलिटी। प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग द इकोनॉमिक यूटिलिटी, आर्थिक उपयोगिता का निर्माण करना।
क्या कहलाता है? इज कॉल्ड प्रोडक्शन। आर्थिक उपयोगिता का निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है। ये बोला प्रोफेसर एली ने। एली ठीक है। अब इसके एलिमेंट लिख दो, एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के तत्व। एक तो इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ आर्टिकल, वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना। इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ आर्टिकल, वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना, नंबर 1। सेकेंड, commodities makes in sellable condition, वस्तु को विक्रय योग्य बनाना। Therefore it can be buys and sells, जिससे उसका क्रय विक्रय किया जा सके। और थर्ड पॉइंट, the increase in the utility of article should be by the efforts of the public, people। उपयोगी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि का कार्य मानव प्रयास से होना चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स। The increase in the utility of commodity may be through human efforts, not natural, प्राकृतिक रूप से नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ें है ना। तो ये मैंने बताया आपको प्रोडक्शन, उत्पादन। अब अगला प्रश्न लिखिए, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की विधियां बताइए। या इसको बोल सकते हो उपयोगिता की विधियां बताइए। उपयोगिता निर्माण की एक ही चीज़ है, उत्पादन की विधियां। मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की विधियां बताते हैं, लिखो। रूप परिवर्तन द्वारा, पहला है फॉर्म यूटिलिटी, FORM, फॉर्म यूटिलिटी। When the utility is created in the article by changing their shape and size, जब किसी वस्तु में आकार बदलकर उसकी उपयोगिता में वृद्धि कर दी जाती है, इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। उसे परिवर्तन द्वारा उपयोगिता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुडन फर्नीचर मेक बाय कारपेंटर, बढ़ई के द्वारा या सुतार के द्वारा लकड़ी का फर्नीचर बनाना। गोल्ड स्मिथ मेक्स द ऑर्नामेंट्स, सुनार के द्वारा सोने के आभूषण बनाना। सुनार के द्वारा सोने के आभूषण बनाना। गोल्ड स्मिथ मेक्स द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। आदि एसेट्रा। अगर एक लकड़ी का बंच है, पूरा टुकड़ा है, तो वो हमारे काम का नहीं है, वो यूज़फुल नहीं है, पर उसको शेप साइज़ दे दिया तो उसका सोफ़ा सेट बन गया, फर्नीचर बन गया, तो वो हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। ठीक है, ये था फॉर्म यूटिलिटी, बोलते हैं रूप परिवर्तन द्वारा। ठीक, सेकंड लिखो, स्थान परिवर्तन, प्लेस यूटिलिटी।
when the utilities increase in the product by shifting, by changing their place, जब किसी वस्तु का स्थान बदलकर उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है, when the utilities increases by changing the place of the article, जब किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन करके उसमें उपयोगिता की वृद्धि की जाती है तो उसे स्थान उपयोगिता कहते हैं। इस कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के लिए सैंड, रेती, बालू रेत होती है, रेत, सैंड। आपको मालूम है सैंड कहाँ से आती है? रिवर्स, नदियों पर से। आप कभी नदी पर जाएंगे तो वहाँ पे रेती ऐसी पड़ी रहती है। देयर आर नो एनी वैल्यू, देयर आर नो एनी यूटिलिटी ऑफ सैंड एट रिवर्स, शोर ऑफ रिवर्स। नदी के किनारों पर रेती की कोई उपयोगिता नहीं है, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन बल्क क्वांटिटी, क्योंकि वो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पर वहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसी सैंड को अगर हम सिटी में ले आते हैं तो ये काम आती है। इट इज़ यूज़फुल फॉर द मेकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, मकान बनाने के काम में आती है। शहर में लिया जाएंगे, उसका प्लेस ट्रांसफ़र कर दिया, स्थान बदल दिया, तो उसमें यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है और उसकी वैल्यूएबल हो जाती है, वही चीज़ मूल्यवान हो जाती है ना। नदी किनारे की रेत को शहर में लाना, सैंड एट द शोर ऑफ river brings in the city, for which houses are constructed, houses can be constructed। बेटा, खेतों में पड़ी, मतलब नदियों पर पड़ी रेती को शहर तक लाना जिससे कि मकानों का निर्माण हो सके, आदि, है ना। तो ये क्या कह रहा था? प्लेस यूटिलिटी, स्थान उपयोगिता। ओके। तीसरा आता है टाइम यूटिलिटी, समय उपयोगिता। बाय चेंजिंग द प्लेस, चेंजिंग द टाइम, समय परिवर्तन द्वारा, बाय चेंजिंग द टाइम, समय परिवर्तन द्वारा या टाइम यूटिलिटी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो जितनी पुरानी होती है उतनी अधिक उपयोगी होती है। सम आर्टिकल्स आर ओल्डेस्ट आर्टिकल्स आर मोर यूजफुल, सम ओल्डेस्ट आर्टिकल्स आर मोर यूजफुल। जस्ट लाइक जैसे ओल्ड राइस, पुराना चावल, ओल्ड वाइन, पुरानी शराब, ओल्ड गुड़, गुड़, पुराना गुड़ आदि, एसेट्रा। All these things are stored by the persons for long term period for increasing the utility। मनुष्य के द्वारा इन वस्तुओं का संचय करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। मनुष्य द्वारा इन वस्तुओं का संचय करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। ठीक है। अगला है सर्विस यूटिलिटी, सेवा उपयोगिता। सर्विसेज इज आल्सो क्रिएट द यूटिलिटी। सेवा कार्य द्वारा भी उपयोगिता का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, जैसे डॉक्टर, शिक्षक,
वकील, नर्स एसेट्रा प्रोवाइडेड देयर सर्विसेज, अपनी सेवाएं देते हैं। एंड इंक्रीज द यूटिलिटी, इंक्रीज इन द यूटिलिटी, तथा उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। फ्री में नहीं देते बेटा, पैसा लेते हैं ना, इसलिए ये आ जाता है इसमें प्रोडक्टिव में। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ में आया आपको कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं, इसको उत्पादन के प्रकार बोल सकते हैं या उपयोगिता के प्रकार बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न लिखिए। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों का वर्णन करो। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन कौन से होते मालूम है आपको? लिख लो आंसर। देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के 5 साधन होते हैं। There are 5 sources of production. Number 1 land, भूमि। सेकंड लेबर। ऐसा करो, इसको ऐसे लिखो, मैं लिख देता हूँ। सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन। और उनका प्रतिफल। दिख तो जाएगा ना लिखा हुआ? ठीक है। नंबर 1 लैंड, भूमि। सेकंड लेबर, श्रम। थर्ड लैंड लेबर कैपिटल। पूंजी। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। और पांचवा एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज। साहसी। देयर आर 5 सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के 5 साधन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। अब इनको क्या मिलता है? लैंड को क्या रिवार्ड मिलेगा? रेम्युनरेशन या रिवार्ड बोलते हैं इसको, प्रतिफल या पुरस्कार। भूमि को क्या मिलता है? लैंड को मिलता है रेंट, इसको हिंदी में होता है लगान। लेबरर गेट्स वेजेस, श्रमिक को क्या मिलता है? मजदूरी। कैपिटलिस्ट गेट्स इंटरेस्ट, पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब सुपरवाइजर, स्टाफ, अकाउंटेंट। ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है? सैलरी, वेतन। और इंटरप्राइज, साहसी को क्या मिलता है? रिस्क।
जोखिम मतलब प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, लाभ या हानि, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, रिस्क। तो बेटा देर आर 5 सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के 5 साधन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। उनका रिवार्ड होता है, उनका पुरस्कार होता है। क्या क्या होता है? लैंडलॉर्ड गेट्स रेंट, भूस्वामी को क्या मिलता है? किराया मिलता है। लेबरर गेट्स, किराए को हम लगान बोलते हैं ना। लेबरर गेट्स वेजेस, मजदूरों को क्या मिलती है? मजदूरी, श्रमिकों को मजदूरी। कैपिटलिस्ट गेट्स इंटरेस्ट, पूंजीपतियों को क्या मिलता है? ब्याज। ऑर्गेनाइजेशन गेट्स सैलरी, संगठनकर्ताओं को क्या मिलता है? वेतन। और इंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर गेट्स रिस्क, जो साहसी होता है उसको क्या मिलता है? जोखिम मिलती है, आइदर प्रॉफिट और लॉस। इट मीन्स सीधी सी बात है, एंटरप्रेन्योर इज द बेसिकली ऑनर ऑफ द फर्म, कंपनी। जो साहसी होता है वो कंपनी का मालिक होता है, फर्म का मालिक होता है, वो उस जोखिम वहन करता है। ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क इज बॉर्न बाय द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस कौन कौन से होते हैं, उत्पादन के साधन, और उनके रिवार्ड्स क्या होते हैं या रेमोनेशन क्या होता है, उनका प्रतिफल क्या होता है या उनके पारितोषिक क्या होता है, उनका उपहार क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप। अब इनको डिटेल में करेंगे। पहला प्रश्न लिखो, मतलब अगला इसका, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड? भूमि किसे कहते हैं? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी विशेषताएं बताओ। या बोलो तो उसी में लिखवा सकते थे, चलो लिखो, वो तो छोटे छोटे लिखवा देते हैं। भूमि किसे कहते हैं? आज बड़ा विचित्र मीनिंग मालूम पड़ेगा आपको लैंड का। व्हाट डू यू मीन बाय लैंड? भूमि किसे कहते हैं? लिखो, इन जनरल सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लैंड। सामान्य बोलचाल की भाषा में पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूमि कहते हैं। इन जनरल द सरफेस ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड। सरफेस ऑफ अर्थ, भूमि की ऊपरी सतह को, यह पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूमि कहते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स, किंतु अर्थशास्त्र में, द मीनिंग ऑफ लैंड इज वेरी डिफर। अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ काफ़ी अलग है। इन इकोनॉमिक्स द मीनिंग ऑफ लैंड इज, अर्थशास्त्र में भूमि से आशय ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेस, वे सभी प्राकृतिक संसाधन, ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेस, वे सभी प्राकृतिक संसाधन, विच आर फ्री गिफ्टेड बाय द नेचर्स, जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान किए गए हैं, विच आर फ्री गिफ्टेड बाय द नेचर इज कॉल्ड लैंड, उसे भूमि कहते हैं। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फ्री गिफ्टेड बाय द नेचर, प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्त प्रकार के, सभी प्रकार के निःशुल्क उपहार, प्रकृति द्वारा जितने ही प्राकृतिक संसाधन हमें निःशुल्क रूप से दिए गए हैं, वे सब भूमि के अंतर्गत आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, हवा,
वाटर पानी, सरफेस ऑफ अर्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह, सनसाइन सूर्य की रोशनी, मूनलाइट चंदा की चांदनी, सनसाइन मूनलाइट सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, रिवर्स ओशियन नदियाँ समुद्र, फॉरेस्ट वन, मिनरल्स खनिज पदार्थ एसेट्रा आदि, ये सब लैंड कहलाते हैं। पर बेटा खाली ये अपने को क्लास तक ही सीमित रखना है। व्हाट डू यू मीन बाय लैंड? तो फ्री गिफ्ट, ऑल द फ्री गिफ्टेड बाय नेचर्स इज इंक्लूड्स इन द लैंड। प्रकृति द्वारा जितनी भी निःशुल्क उपहार के रूप में चीज़ें प्राप्त हुई है, एयर वाटर सनशाइन मूनलाइट, हवा पानी सूर्य की रोशनी चंदा की चांदनी, सरफेस ऑफ अर्थ पृथ्वी का ऊपरी सतह, ये सब भूमि के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया व्हाट डू यू मीन बाय लैंड। सेकंड लिखिए, या खाली हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, लेबर श्रम। वो चल ही रहा था ना, अपना पहला क्वेश्चन है ना जो एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के प्रकार बताइए, उत्पादन के साधन वो बता रहे, लैंड बताया। अब सेकंड लेबर श्रम। मनुष्य द्वारा किया गया ऐसा कार्य, मनुष्य द्वारा धन कमाने के लिए, मनुष्य द्वारा धन कमाने के लिए किया गया शारीरिक या मानसिक कार्य श्रम कहलाता है। मनुष्य द्वारा धन कमाने के लिए किया गया शारीरिक या मानसिक कार्य श्रम कहलाता है। फिजिकल और मेंटल वर्क इज डन बाय लेबर फॉर अर्निंग मनी। फिजिकल और मेंटल वर्क इज डन बाय द persons for earning money is called labor. Physical and mental work is done by the persons for earning money. Their main object should be to earn money, है ना। उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? पैसा कमाना। धन कमाने के लिए मनुष्य द्वारा किया गया शारीरिक या मानसिक कार्य क्या कहलाता है? श्रम कहलाता है। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेंटल लेबर कर रहा हूँ, मानसिक कार्य कर रहा हूँ, काम तो कर रहा हूँ ना। एक तगारी उठाने वाला तगारी उठाता है, वो फिजिकल लेबर करता है, उसका भी ऑब्जेक्ट है टू अर्न मनी, मेरा भी ऑब्जेक्ट है टू अर्न मनी। तो ये दोनों मेंटल या फिजिकल वर्क इज डन बाय द पर्सन्स फॉर अर्निंग मनी इज कॉल्ड लेबर। तो मनुष्य के द्वारा धन कमाने के लिए किया गया शारीरिक या मानसिक कार्य क्या कहलाता है? श्रम कहलाता है। ठीक है, लेबर। इट इज़ अ एक्टिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, यह उत्पादन का सक्रिय साधन होता है। इट इज़ एन एक्टिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, यह उत्पादन का सक्रिय साधन होता है। ठीक है, तो मालूम पड़ गया आपको, वर्क इज डन बाय पर्सन्स, और ये मेंटल और फिजिकल वर्क, और देयर मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न मनी। काम मनुष्य के द्वारा किया गया हो, शारीरिक या मानसिक रूप से किया गया हो, और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? धन कमाना। तो वो क्या कहलाता है? श्रम कहलाता है, लेबर। तीसरा पॉइंट लिखिए, कैपिटल पूंजी। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? या अगर खाली पॉइंट लिख रहे हो तो कैपिटल पूंजी। इन जनरल द मीनिंग ऑफ कैपिटल
वेल्थ इज कॉल्ड कैपिटल, ऐसे लिख दो। इन जनरल द मीनिंग ऑफ कैपिटल इज वेल्थ इज कॉल्ड कैपिटल। धन को पूंजी कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में धन को, रुपए पैसे को पूंजी कहा जाता है। वेल्थ इज कॉल्ड कैपिटल। बट इन इकोनॉमिक्स, किंतु अर्थशास्त्र में द मीनिंग ऑफ कैपिटल इज डिफर। अर्थशास्त्र में पूंजी का अर्थ अलग है। इन इकोनॉमिक्स द मीनिंग ऑफ कैपिटल इज, अर्थशास्त्र में पूंजी से आशय all those commodities which are used for earning money। वे समस्त वस्तुएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। All those commodities which are used for earning money। वे समस्त वस्तुएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है इज कॉल्ड कैपिटल, उसे पूंजी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, मशीनें, यंत्र, उपकरण, ऑफिस मटेरियल, कार्यालय सामग्री, एसेट्रा आदि। या फिर लिख सकते हैं मनी स्पेंड फॉर अर्निंग मोर मनी। मनी स्पेंड फॉर अर्निंग मोर मनी, अधिक धन कमाने के लिए लगाया गया धन। मनी स्पेंड फॉर अर्निंग मोर मनी इज कॉल्ड कैपिटल। अधिक धन कमाने के लिए लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन किसको बोलते हैं? लिखो, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शारीरिक या मानसिक कार्य करता है। A group of persons who do the physical or mental work for achieving the goal of institution। व्यक्ति का एक ऐसा समूह जो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक या मानसिक कार्य करता है। A group of a person who do the work for achieving the goal of the institution, who do the physical or mental work for achieving the goal of the institution is called organization। तो उसे संगठन कहते हैं। ठीक है, इस संगठन। उसके बाद पांचवा पॉइंट, अंतिम पॉइंट लिख लीजिए, साहस, एंटरप्राइज।
ENTERPRISE, इंटरप्राइज, उद्यमी, उद्यमी बोलते उद्यम, उद्यम या साहस, या एंटरप्रेन्योर बोलो तो साहसी, एंटरप्रेन्योर साहसी। आपको मालूम है देयर आर अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस। व्यापार में लाभ या हानि की अनिश्चितता बनी होती है। देयर आर अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द बिजनेस। व्यापार में लाभ या हानि की अनिश्चितता बनी रहती है। अ पर्सन, वह व्यक्ति, हु बियर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ द बिजनेस, वह व्यक्ति जो व्यवसाय की समस्त जोखिम को वहन करता है। अ पर्सन हु बियर्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क ऑफ द बिजनेस, वह व्यक्ति जो व्यवसाय की समस्त जोखिम को वहन करता है, इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, उसे साहसी कहते हैं। इट मीन्स अर्थात रिस्क बियरर पर्सन, अर्थात रिस्क बियरर पर्सन, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति, रिस्क बियरर पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। जोखिम उठाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? साहसी कहलाता है। रिस्क बियरर पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। जोखिम उठाने वाला व्यक्ति साहसी कहलाता है। ये लोग क्या करते हैं, इनके कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है इसके, वैसे ही मैं बता रहा हूँ खाली। बेयरिंग रिस्क, एक तो जोखिम उठाना, दूसरा डिसीजन टेकन इन द बिजनेस, व्यवसाय में अनेक प्रकार के निर्णय लेना। वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन आर टेकन इन द बिजनेस। पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध और प्रशासन संबंधी कार्य करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, धन को उत्पादन के साधनों में बांटना। मेकिंग द बिजनेस पॉलिसीज, व्यावसायिक नीतियों का निर्धारण करना। ये क्या है? ये इट इज़ द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये साहसी के कार्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अभी हमने किया है प्रोडक्शन, उत्पादन किसको बोलते हैं, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं, है ना। चैप्टर तो बड़ा है ये, और भी अभी कई सारी चीज़ें इसमें हमें बतानी है आपको। एक होता है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फनन, पर उसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए अपन कल शुरू करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फनन, ये हम कल बताएंगे। ठीक बेटा, डेली आपको नोट्स बनाना है, और जो चीज़ लिखवा रहे हैं उसको डेली रीड करना है, रोज़ पढ़ना है उसको, है ना। जैसे फर्स्ट डे तो खाली पहले दिन वाला पढ़ लिया, सेकेंड डे में, थर्ड डे में फर्स्ट और सेकेंड डे वाला पढ़ लिया, तीसरे दिन का नोट्स बना लिए। 15 डे में क्या होगा, 1 to 14 डे का आपको रीड करना है, 15 डे का नोट्स बनाना है। ऐसे अगर हम चलते रहे तो डेफिनेटली पूरी बुक आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, और कोई भी आपको मेरिट में आने से नहीं रोक सकता है ना। ये शॉर्टकट तरीका है कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स लाने का। तो बेटा आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और रोज़ इसका वाचन करो, रोज़ इसको रीड करो। ठीक, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।